गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा साउंड के लिए प्लीज़ बेयर करना। थोड़ा सा आज सोर थ्रोट है तो प्लीज़ बेयर विद दिस द साउंड क्वालिटी टुडे। तो एनीवेज हम आज अपना प्रीलिम्स बूस्टर का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एनसीआर एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस 2020। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी बेसिकली ये पूरा जो ऑर्डिनेंस साइन किया है, ये किस लिए किया है साइन, ताकि जो एनसीआर रीजन है हमारा दिल्ली में, वहाँ पर हर साल अक्टूबर नवंबर के पीरियड में एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो उसको हैंडल करने के लिए एक तरह से सेंटर स्टेट्स और स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए एक कमीशन बनाया है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया है बेसिकली वो, ताकि जो हमारी एयर पोल्यूशन का जो हमारा इशू है उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है। तो क्या पहले ऐसा कोई कमीशन एग्जिस्ट करता था कि नहीं? ऐसा एक्चुअली करता था पहले कमीशन एक एग्जिस्ट, जिसको हम ईपीसीए कहते थे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ये ईपीसीए जो था, ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देके सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था। तो एक्चुअली ये कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं था। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होता है? जो पार्लियामेंट किसी लॉ के थ्रू बनाती है, ठीक है, वो होती है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो उसके पास पावर्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगर कोई अथॉरिटी अगर पार्लियामेंट बनाएगी तो बहुत डिटेल्ड में उसकी पावर्स होंगी उसके पास, रादर देन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अथॉरिटी बनाए तो वो तो एक हाफिज़ात तरीके से बनेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऑर्डर मिलेगा तो उसके बेसिस पे उसको बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो जो ईपीसीए था वो बेसिकली एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो एक केस था, उसकी जजमेंट के बेसिस पे ये ईपीसीए बनाया गया था 2016 में। तो उसके अंदर बहुत इश्यूज आ रहे थे, मतलब स्टेट्स की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और डिटेल्ड उसका कोई रोल नहीं पता लग रहा था। तो इसलिए ये अभी केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जब गया है, तो अब सेंटर ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मतलब ऑर्डिनेंस पास कर दिया और एक कमीशन बनाया है प्रॉपर। अब वो कमीशन जो है वो सारी सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, दिल्ली सेंटर तो आपको पता ही है, बाकी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की स्टेट्स के जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उन सबको सुपरसीड कर देगा। ठीक है। अब ये कमीशन एक तरह से ऑल पावरफुल कमीशन होगा, यही एक वन स्टॉप शॉप होगा इस एयर पोल्यूशन को, एनसीआर एरिया के एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। और ऊपर से क्योंकि ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी अभी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस इशू किया है और आने वाले टाइम में इसको गवर्नमेंट पार्लियामेंट से भी पास करा लेगी, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, तो इसके पास लीगल बैकिंग भी होगी। तो इसके जो पावर्स हैं, वो रोल्स और फंक्शंस जो है वो बहुत इलेबोरेट होंगे। तो देखते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि व्हाट हैज़ बीन चेंज्ड बाय दिस ऑर्डिनेंस। अब इससे चेंज क्या क्या हुआ है कि बेसिकली पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट की रिप्रेजेंटेशंस नहीं होती थी इसमें ईपीसीए में, तो अब ये कमीशन जो बनाया है, इसके अंदर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो स्टेट्स का जो एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस था कि हमारी बात नहीं सुनती है सेंटर ऐसे कमीशन में, ईपीसीए में, तो वो अब एक एड्रेस किया गया है इस कमीशन को बनाकर। ठीक है। और रोल क्या है इस कमीशन का? स्टेट और सेंट्रल बॉडीज़, सिर्फ स्टेट की ही नहीं, सेंट्रल की भी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई अगर बॉडी बना रखी है जो कि एयर पोल्यूशन, अब याद रखो ये आपको प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एयर पोल्यूशन के ऊपर अगर कोई बॉडी बनी हुई है तो उसको सुपरसीड कर देगा ये। ठीक है। वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और किसी फॉर्म ऑफ पोल्यूशन पे नहीं करेगा ये एक्शन। इसको सिर्फ एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए बनाया गया है। तो एयर पोल्यूशन के ऊपर अगर कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कोई बॉडी है, उसको ये सुपरसीड कर देगा। ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होएगा कि स्टेट्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, सेंटर और स्टेट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहे, और जहाँ ज़रूरत पड़े तो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन बनाए, इंस्पेक्शन करे, रिसर्च करे कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, और अगर ज़रूरत पड़े तो ये फाइन्स भी लगा सकता है ये कमीशन उन अथॉरिटीज़ पे जिन जो पॉल्यूशन को कॉज कर रही हैं। ठीक है। अब इसके इससे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बॉडीज़ थी वो बेसिकली अब रिडंडेंट हो जाएंगी, क्योंकि, और कौन सी स्टेट की? सिर्फ जो ये दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की जो स्टेट एयर पोल्यूशन के लिए जो बॉडीज़ बनी हुई थी वो सब रिडंडेंट हो जाएंगी, ये सुपरसीड कर देगा उनको ये कमीशन। ठीक है। अब जो, अगर स्टेट की कोई बॉडी ने ऐसा कुछ डिसीजन दिया है एयर पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में, और इस कमीशन ने अगर कोई डिसीजन दिया है और उसमें क्लैश आ रहा है अगर, तो इस कमीशन का जो डिसीजन है वो माना जाएगा, स्टेट की बॉडी का डिसीजन नहीं माना जाएगा। इस कमीशन के द्वारा दिए गए जो भी एक
जो डायरेक्टिव्स हैं उसके ऊपर सिर्फ एनजीटी में ही सुनवाई हो सकती है। सिविल कोर्ट्स के पास पावर नहीं होगी कि वो कमीशन को के जो डिसीजंस है उसको क्वेश्चन कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एयर क्वालिटी जो ऑर्डिनेंस जो एनसीआर के लिए बनाया है, कमीशन बनाया है, वो हमारा ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोरल्स। अब ये कोरल्स जो हैं ये न्यूज़ में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि मुंबई की जो सिविक बॉडी है, जो वहाँ की लोकल बीएमसी है, उनको अप्रूवल मिल गया है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का कि वो जो मुंबई के कोस्ट पे जो कोरल्स हैं उनको ट्रांसलोकेट करें। ट्रांसलोकेट मतलब वहाँ से उठाकर कहीं और ले जाएं उसको, ठीक है। तो ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो बन रहा है, तो उससे क्योंकि क्या होना था कि कोरल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते, तो उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा हम इन कोरल्स को कहीं और सेटअप कर देते हैं ताकि जो है ये डिस्ट्रॉय ना हो पाए, ठीक है। अब कोरल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये मरीन एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स नहीं होते हैं। अब ये याद रखना, कोई इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये प्लांट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट होता है इनका, दिखने में ये प्लांट होते हैं, कैरेक्टर्स जो है इनका प्लांट जैसा होता है, बट ये बेसिकली मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो बेस है, जो इनका मतलब नीचे का जो पार्ट है वो लाइमस्टोन का बना होता है। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम का बना होता है और इसको कैल्साइट कहते हैं, ठीक है। एक तरह से ये इसका जो बेस है वो स्केलेटन टाइप होगा, कैल्साइट होगा। और जब ये बहुत सारे जो कोरल्स हैं वो सी बेड पर चले जाते हैं, मतलब सी फ्लोर पर नीचे चले जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं प्रॉपर। तो जब ये कॉलोनी पूरी बना लेते हैं मल्टीप्लाई हो के, फिर ये रीफ्स बन जाते हैं नीचे। आपने देखा होगा ना कि जब आप समुंदर में जब नीचे जाते हो, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि कितने सुंदर सुंदर एक तरह से जो सी फ्लोर पे बने होते हैं, कोई पर्पल कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, वो सब ये कोरल रीफ्स ही होते हैं, ठीक है। उन्होंने कोरल्स ने नीचे जाके अपनी कॉलोनी बना ली है, तो ये भी कॉलोनी बना लेते हैं इकट्ठे होके, ये एक तरह से रीफ बना लेते हैं। अब ये याद रखना कि कुछ तरह के ऐसे सॉफ्ट कोरल्स होते हैं जो कि रीफ नहीं बनाते। तो अगर आपको प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आए कि ऑल कोरल्स जो हैं दे मेक रीफ्स, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि कुछ कोरल्स जो हैं, खासकर सॉफ्ट कोरल्स जो हैं, वो नॉन रीफ बिल्डिंग होते हैं, ठीक है। और वो दिखने में कैसे होते हैं, बुशेस, ग्रासेस या ट्रीज़ की तरह होते हैं। तो वो दिखने में तो प्लांट की तरह है, लेकिन वो असल में मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है। अब क्या ये कोरल्स को ट्रांसलोकेट करना पॉसिबल भी है? क्या ये ऐसी चीज़ है कि हम मुंबई के कोस्ट से उठा के इसको कहीं और सेटल कर दें? तो ये इसमें एग्जाम्पल दिया है कि सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में ही है, मुंबई से 400-500 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि बेसिकली नायलॉन थ्रेड्स से इन कोरल्स को, कुछ कुछ कोरल्स को, फ्रेगमेंट्स ऑफ कोरल्स को उठाया गया और इनको ओशन बेड पे, जहाँ पर ये सी फ्लोर जैसे मैं आपको बता रहा था वहाँ पे ये कोरल रीफ बनाएंगे, तो इनको मैकेनिकली वहाँ पर छोड़ दिया गया ओशन बेड्स के ऊपर। तो जब देखा तो इन्होंने वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई और कुछ टाइम बाद वहाँ पर कोरल रीफ्स बनने लग गए, ठीक है। सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी किया गया, जहाँ पर 9 आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स ऐसे जो कोरल रीफ्स के बनाए गए, इन्हीं को कोरल्स को उठाकर सी बेड पर लेकर जाते थे, ओशन बेड्स पर लेकर जाते थे और ये इनको छोड़ देते थे कुछ, और ये बेसिकली हर साल ये 10 सेंटीमीटर ग्रो होते रहते हैं। तो ये जो ये एक एक कोरल, बट अगर आप बहुत सारे कोरल्स को आप वहाँ पर सेटल कर दोगे तो ये बहुत जल्दी अपनी कॉलोनी बना लेंगे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इन कोरल रीफ्स की, ये क्योंकि आपने देखा होगा, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जब किसी ने अगर अंडर वाटर सी डाइविंग भी किया तो उसने भी देखा होगा कि बस बेसिकली इसी के अंदर ही ये एक तरह से फॉरेस्ट्स है वहाँ के सी फ्लोर के, और इसमें मरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है। बहुत सी फ़िश वगैरह हैं वो इसी के ऊपर रहती हैं, वो इसी के में ही अपना घर बना लेती हैं। तो बेसिकली ये मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड अपनी फूड सिक्योरिटी और अपने लाइवलीहुड्स इन कोरल रीफ्स को ही ओ करते हैं, क्योंकि जो समझ लो फिशरमैन वगैरह हैं जो कि फ़िशिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए तो डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये कोरल रीफ्स, क्योंकि उनको मरीन लाइफ के ऊपर ही वो डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। और ये कोरल रीफ्स जो है ये वेव ब्रेक्स भी करते हैं, कि समझ लीजिए बहुत जब सुनामी आ जाती है या बहुत हाई टाइड आ जाती है या वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग आती हैं, तो ये उसको, क्योंकि ये एक तरह से पूरी कॉलोनी बना के, कोरल रीफ्स आपने देखा होगा बहुत ऊंचे ऊंचे उठे होते हैं, तो ये उसको वेव को ब्रेक कर देते हैं, उसके इम्पैक्ट को थोड़ा स्लो कर देते हैं, और ये सी के इरोजन को भी स्लो कर देते हैं, जो सी में इरोजन होती है।
और एक फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखना का ज़रूरी है वो है कि जैसे बाकी एनिमल्स जैसे टाइगर या एलिफेंट को हमने शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोटेक्ट किया है, वैसे ही हमने कोरल्स को भी इसी शेड्यूल के अंदर, इसी एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिनमें हम बाकी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इनके कैरेक्टर तो प्लांट जैसा होता है, बट ये होते मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको एनिमल के लिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी में ही इनको डाला है, ठीक है। अब थ्रेट क्या है कोरल रीफ्स को? बेसिकली क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब बेसिकली इनको ना एक सर्टेन टेम्परेचर होता है 27 डिग्रीज़ के आसपास, मैक्सिमम ये उतना ही सहन कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है वाटर का, तो ये क्या करते हैं कि अपने जो एल्गी इनके ऊपर लगी हुई है उसको ये एक्सपेल कर देते हैं अपने शरीर से, ठीक है। ये एल्गी की वजह से ही इनका कलर होता है, ठीक है। कोरल्स का खुद का कोई कलर नहीं होगा, लेकिन जो ये एल्गी इनके ऊपर चिपकी होती है उसका कलर होता है। जब ये उसको एक्सपेल कर देते हैं तो ये वाइट कलर के दिखने लग जाते हैं, ब्लीचिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कोरल की ब्लीचिंग हो गई है। और फिर जब ये एक्सपोज हो जाते हैं कोरल्स, क्योंकि अब ये इनके ऊपर एल्गी के लेयर तो रह नहीं गई है, फिर ये धीरे धीरे डाई होने लग जाते हैं और फिर हमारे इकोसिस्टम को, हमारे मरीन इकोसिस्टम उससे थ्रेटन होने लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूथेनेशिया या फिर असिस्टेड असिस्टेड डाइंग एक्ट। बेसिकली ये न्यूजीलैंड में अभी एक रेफरेंडम हुआ है, वहाँ की गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई है, एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट 2019। वहाँ की पार्लियामेंट ने पास किया था, लेकिन अभी लोगों ने रेफरेंडम, क्योंकि 50% से ऊपर लोगों का भी अप्रूवल चाहिए था इस एक्ट के लिए, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जब रेफरेंडम कराया है तो शुरू के रिजल्ट से ऐसा लग रहा है कि उस रेफरेंडम को में इस एक्ट के लिए पॉजिटिव लोगों के अंदर लोगों ने अप्रूवल दिया है, पॉजिटिव अप्रूवल दिया है, ठीक है। तो ये एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट है क्या? अब ये बेसिकली आपको बताऊं कि दो तरह के ना यूथेनेशिया होते हैं। यूथेनेशिया क्या होता है कि बेसिकली आप अगर कोई पेशेंट टर्मिनली इल है, टर्मिनली इल पेशेंट कौन होता है कि जिसको ऐसी बीमारी हो गई है कि उसका बचना अब मुश्किल, क्या इम्पॉसिबल है, ठीक है। समझ लीजिए कोई फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर है या कुछ ऐसी स्टेज पर वो आ गया है कि अब वो बच नहीं सकता, तो और उसकी जो अब आगे की लाइफ जितनी भी रह गई है वो बहुत ही पेनफुल है। तो वो क्या कहता है डॉक्टर को कि प्लीज़ आप मुझे इससे अच्छा तो मार ही दो। या अगर जैसे कि वो नहीं कह सकता, अगर समझ लो वो ब्रेन डेड हो चुका है, तो उसके जो परिवार वाले हैं वो ही कह देते हैं कि इसको इतनी पेन सहन करनी पड़ रही है, इससे अच्छा इसको हम किसी तरह से मार देते हैं ताकि इसको इतनी पेन ना सहन करनी पड़े। तो ये होता है यूथेनेसिया, जिसके अंदर हमें पेशेंट को असिस्टेड डेथ देना ज़रूरी हो जाता है ताकि उसकी पेन को हम कम कर सकें, उसकी पेन को हम एलिमिनेट कर सकें। तो दो तरह के ये होते हैं, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। अब एक्टिव यूथेनेसिया तो क्या होता है कि समझ लीजिए कि एक पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, और या फिर वो ब्रेन डेड एक पेशेंट है जो कि बोल नहीं सकता, तो उसको डॉक्टर एक्टिवली एक्टिवली मतलब कोई जहर का इंजेक्शन लगा के उसको मार देगा। तो जब डॉक्टर ने खुद एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करके उसको मारा है, उसके परिवार वालों के कहने पर और बाकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद, जब उसके परिवार वालों ने डॉक्टर को कहा कि इसको प्लीज़ मार दो, तो उन्होंने एक्टिवली खुद इंजेक्शन दे के उसको मार दिया। तो अब आपको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखोगे एक्टिव यूथनेसिया को, कि एक्टिवली खुद डॉक्टर आया और एक्टिवली खुद उसने इंजेक्शन दिया पेशेंट को और उसको मार दिया, ठीक है। अब पैसिव यूथनेसिया क्या होता है कि डॉक्टर ने क्या किया कि बेसिकली जो उसको जो जो पेशेंट बेड पे पड़ा है उसको समय पर दवाई नहीं दी, या फिर उसको जो वेंटिलेटर पर है उसके वेंटिलेटर को बंद कर दिया। अब वो पैसिव यूथनेसिया है कि डॉक्टर ने कोई दवाई देके खुद तो नहीं मारा, लेकिन एक तरह से ऐसी सरकमस्टांस क्रिएट कर दिए कि वो मर जाए, ठीक है। तो इंडिया में अरुणा शॉनबाग केस के बाद से पैसिव यूथनेसिया तो अलाउ हो गया है 2018 में, लेकिन एक्टिव यूथनेसिया जो है वो बैन है इंडिया में भी, ठीक है। तो अब हम ये न्यूजीलैंड का देख लेते हैं कि ये एक्टिव यूथनेसिया को एक तरह से लीगल करने का ये एक्ट है, जिसके अंदर टर्मिनली इल लोगों को मेडिकल असिस्टेंस के थ्रू अपनी लाइफ को ख़त्म करने का एक तरह से मौका दिया जा रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि कुछ जो इसके क्रिटिसिज्म क्या होता है कि जैसे उसके अंदर एक ना प्रोविज़न है कि 18 साल से या 18 साल से ऊपर का कोई पेशेंट होना चाहिए जो कि असिस्टेड मतलब एंड ऑफ लाइफ चॉइस जो है वो चाह रहा है कि वो उसे मार दिया जाए। तो अगर वो पेशेंट 18 या 18 साल से ऊपर का है
तो ही ये एक्ट उसके ऊपर लागू होगा, तभी वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे मार दिया जाए। अब आप खुद सोचो कि शायद हो सकता है कि 18 साल का एक पेशेंट वो इतना मैच्योर ना हो, या वो बहुत जल्दी गिव अप कर रहा हो अपनी लाइफ में, लेकिन सिर्फ उसके अप्रूवल के थ्रू हम उसको मारने के लिए, जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो मेडिकल हमारी टीम्स हैं, वो उसको मारने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। तो जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 18 साल की एज बहुत कम है ऐसी जजमेंट बनाने के लिए कि हाँ उसको अपनी लाइफ को एंड करवा लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। और एक है 6 मंथ प्रोग्नोसिस, मतलब उसके अंदर उन्होंने एक ये प्रोविज़न डाला है कि अगर आपको ऐसी बीमारी है, अगर पेशेंट को ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसमें वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकता, तो भी वो एलिजिबल है एंड ऑफ लाइफ करवाने के लिए, ठीक है। अब 6 महीने का जो टाइम है, ये भी बहुत एक तरह से क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर बहुत जल्दी कह देते हैं कि शायद ये 6 महीने नहीं जी सकता है, 3 महीने जी सकता है कुछ, लेकिन हो सकता है कि वो 1 साल, 1.5 साल या 2 साल भी पेशेंट कभी कभी निकाल देता है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड जो डाला है ये भी बहुत कम है, ठीक है। अब व्हाट इज़ असिस्टेड डाइंग, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पर्सन का जो डॉक्टर है या नर्स उसको कोई ऐसी मेडिकेशन दे देगा ताकि वो उसकी डेथ हो जाए, ताकि उसकी जो पेन हो, अभी बेड पर पड़े पड़े पेन उसको हो रही है इस बीमारी की वजह से, वो ख़त्म हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। जो एक्ट है वो असिस्टेड डाइंग को कैसे रेफ़र कर रहा है कि यूथेनेशिया और असिस्टेड सुसाइड, कि यूथेनेशिया भी है वो एक्टिव यूथेनेशिया, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर आके टीका लगा देता है या कोई ऐसा इंजेक्शन दे देता है या कुछ भी उसको जहर दे देता है ताकि वो मर जाए। और असिस्टेड सुसाइड क्यों है ये? अब ये एक्टिव यूथेनेशिया भी है और असिस्टेड सुसाइड भी है, क्योंकि जो पेशेंट है वो ही डिमांड कर रहा है कि मुझे मरना है, तो उसकी जो सुसाइड है उसमें उसका डॉक्टर जो है वो उसको असिस्ट कर रहा है, तो इसलिए उसको असिस्टेड सुसाइड कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये यूके में बोथ यूथेनेशिया और असिस्टेड सुसाइड दोनों ही इलीगल हैं। तो ये बताया गया है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे यूके में ये दोनों ही चीज़ें इलीगल हैं। अब इंडिया में आपको याद रखना है कि पैसिव यूथेनेशिया इज़ लीगल, ठीक है। कि अगर बहुत सारे उसमें भी सेफ गार्ड्स हैं कि एसडीएम की परमिशन लेनी है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी है, और बहुत पेशेंट को किन सर्कमस्टांसेस में वो सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस है। बट यूके में ही पैसिव यूथेनेशिया भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब जो न्यूजीलैंड का जो एक्ट है वो बेसिकली क्या कह रहा है कि सिर्फ टर्मिनली इल पीपल कौन होते हैं कि जिनको ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वो लोग ही ये अपना जो असिस्टेड सुसाइड या फिर एक्टिव यूथेनेसिया का जो प्रोविज़न है उसका वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया क्या रखा है उन्होंने कि 18 साल या 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, कोई टर्मिनल इलनेस होनी चाहिए, और उसकी लाइफ 6 मंथ्स के अंदर अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए एज़ पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के, ठीक ठीक है। अब ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बता दिए थे। अब और उसकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी में डिक्लाइन दिख रहा होना चाहिए कि वो दिन प्रतिदिन फिज़िकली बहुत वीक होता जा रहा है, और वो उसका मरना ऑलमोस्ट तय है, और उसकी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन ये डाली गई है कि अगर उसको कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हो गया या फिर वो मेंटली इल है वो पेशेंट, तब वो असिस्टेड सुसाइड या फिर यूथेनेशिया के प्रोविजंस नहीं अवेल कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो फिट ही नहीं है मेंटली ऐसे जजमेंट बनाने के लिए कि क्या उसे अपनी लाइफ को एंड कर देना चाहिए। इसलिए ये एक एक्सेप्शन डाली गई है इस एक्ट में, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट। अब ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? बेसिकली ये वैसे ये न्यूज़ में हर साल बजट के टाइम पर आता है, लेकिन इस बार ये न्यूज़ में इसलिए चल रहा है कि सितंबर में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट 9.1 लाख करोड़ हो चुका है, ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। जिन्होंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता उनको मैं बेसिक सी भाषा में समझा दूं कि आपकी इनकम से ज़्यादा अगर आपका खर्चा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल वर्ड क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये गवर्नमेंट का डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। वैसे डेफिसिट क्या होगा कि आपकी इनकम 10 रुपये की है और आपने 15 रुपये खर्च कर दिए किसी तरह से, या 15 रुपये आपने कहीं से खर्च कर दिए हैं, तो आपने 5 रुपये का आपके पास डेफिसिट है जिसको आप कहीं ना कहीं से उधार लेके पूरा करोगे, ठीक है। अब जब फिस्कल इसके आगे वर्ड जुड़ गया, तो क्योंकि फिस्कल वर्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट का डेफिसिट क्या होता है कि टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर,
जो है उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट आता है, ठीक है। और इस केस में तो बेसिकली क्या होगा, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हमको एक्सपेंडिचर में से इसको माइनस करना होगा। अगर हम इसे इनकम में से माइनस करके देखेंगे तो ये माइनस, जो इसकी फिगर है वो माइनस में आएगी, ठीक है। जो समझ लीजिए कि 100 लाख करोड़ अगर हमारा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि 1 लाख करोड़ अगर हमारी टोटल इनकम थी गवर्नमेंट की, और टोटल एक्सपेंडिचर 1,50,000 करोड़ हो गया, तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का जो फिगर आएगी इसमें वो -50,000 करोड़ आएगी, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंडिचर या इनकम में से करोगे तो वो पॉजिटिव आएगी, 50,000 करोड़ आएगी, ठीक है। तो ये इन एनीवेज, चलो ये कैलकुलेशंस तो आपको पता ही है। बट बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है जब वो अपनी कहते हैं कि जो अपने मीन्स से ज़्यादा खर्च कर रही है तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब दो तरह के इनकम और दो तरह के एक्सपेंडिचर होता है। एक तो होता है कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, और एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, जो कि हमारी इनकम, जिन दोनों को मिलाकर हमारी इनकम बनेगी। और हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वैसे आप पढ़ लेना खुद ही कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या क्या होती हैं। बेसिकली ये सब कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, ये सब जो है ये हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती है। अब आपको मैं ना एक बेसिकली ना ये बता देता हूँ कि रेवेन्यू और कैपिटल टर्म में फ़र्क क्या है। रेवेन्यू है आपकी बेसिकली जो इनकम आई जा रही है। आपको मैं घर के एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। जब घर का आपका रेंट आ रहा है, उससे आपकी कोई असेट की क्रिएशन नहीं हो रही है, या फिर आपकी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं हो रही है, तो जो रेंट आई जा रहा है, बार बार आई जा रहा है, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। और अगर आप घर में कुछ ऐसा खर्चा करते हो कि उसकी आपने सफाई करवाई, या उसमें आपने कुछ पौधे लगाए, ये सब बेसिकली आपके रेवेन्यू, या उसकी जो डेली अपकीप के जो खर्चे हैं जो आपको घर के अपने, वो होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो रोज़मर्रा का खर्चा या रोज़मर्रा की इनकम जो है वो बेसिकली रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो बड़े खर्चे होंगे, ठीक है। अब अगर आप घर में अपने 2 कमरे एक्स्ट्रा बनवा रहे हो, वो एक तरह से बहुत बड़ा खर्चा होगा आपका, वो रोज़मर्रा के खर्चों से बहुत बड़ा होगा, और वो आपको आगे इनकम जनरेट करके देगा, तो वो एक हम आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और ऐसे ही कैपिटल जो हमारी रिसीट होगी वो क्या होगी, अगर आप घर को ही बेच देते हो, ठीक है, अपने पूरे घर को बेच दिया, तो आपको लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे, जिससे आपने एक तरह से अपना एसेट को ही बेच दिया है। तो उससे जो आपके पैसा आएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल रिसीट। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप हर रोज़ अपना घर बेच सकते हो, वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम आप कर सकते हो, तो वो कैपिटल रिसीट हो गया, ठीक है। ये बेसिक भाषा में आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिए हैं घर का। तो ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट को रोज़मर्रा के टाइम पर आ रहा होता है कि इनकम आ रही होती है, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये साल भर आता रहता है गवर्नमेंट को इनकम, तो ये होगी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये भी दो तरह की होती हैं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसके अंदर भी दो तरह का पार्ट होता है रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर, नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू। ऊपर हमने जो जितना डिस्कस किया है ये सारा टैक्स रेवेन्यू है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो रोज़मर्रा का और कौन सी इनकम आती है गवर्नमेंट को, इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज, रिसीट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब ये इंटरेस्ट रिसीट्स क्या है, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को कि कोई लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर कुछ PSUs समझ लीजिए, कोल इंडिया या ONGC वगैरह, जब उनको डिविडेंड्स दे रहे हैं या अपना प्रॉफिट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को अपना शेयर कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनकी ओनर है, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, और ये टाइम टू टाइम आते जाना है। या फिर कुछ ग्रांट दिया है किसी ने, किसी गवर्नमेंट ऑफ जापान ने कुछ ग्रांट दे दी है, उनको पैसा दे दिया है क्योंकि खुश खर्चने को, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो भी रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट का क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ग्रांट्स इन एड। अब ये एक्सपेंड, क्योंकि थोड़ा कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा ना बेसिकली मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस किया है कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, जो समझ लीजिए आपकी असेट, असेट मतलब आपका जो, जैसे आपका घर आपका असेट है, आपकी ज्वेलरी आपकी असेट है, आपकी कार आपकी असेट है, आपके व्हीकल जो है आपके वो असेट हैं, जो आपको इनकम जनरेट करके देंगे, ठीक है। आपको इनकम जनरेट करके देने वाली चीज़ें जो आपकी वो है कैपिटल, वो आपकी असेट है, ठीक है। और उस इनकम को आपको ने जब घर बनाया अपना, तो आपने लोन लिया होगा, ठीक है, तो उस लोन वो आपकी कैपिटल
वो आपकी बेसिकली वो आपकी कैपिटल रिसीट है। और जो आपका घर है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपने खर्चा किया ना बहुत बड़ा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो कैपिटल रिसीट्स बेसिकली गवर्नमेंट के एग्जांपल में क्या होगी, गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में क्या होंगी कि लोन की रिकवरी हो गई। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ था बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लोन दिया हुआ था 1 लाख करोड़ का। तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है, वंस इन अ लाइफ टाइम की ये रिकवरी होनी है। और क्योंकि वो जो है एक तरह से उनके असेट के अकाउंट में आएगी, 1 लाख करोड़ रुपए उनके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब रिकवर कर लेगी, तो वो जब पैसा जो उनके पास आएगा तो वो कैपिटल नेचर का होगा, कि उनको उनकी जो टोटल इनकम है उसमें बहुत बड़ी एक एडिशन हुई है, उनका एसेट बन गया है कि उनके पास जो उन्होंने पैसा दिया हुआ था आगे और वो आ गया है। ठीक है, तो लोन रिकवरी एक तरह से कैपिटल रिसीट्स होती है। अब बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जब आप कहीं से लोन लेते हो, ठीक है, आपने घर बनाने के लिए अपने लोन लिया, तो वो आपने अपनी लाइबिलिटी में शो करोगे। जो कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट्स हैं वो खासकर इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, असेट साइड और लाइबिलिटी साइड को। तो जब आपने बोरोइंग्स की, जब आपने लोन लिया अपने घर बनाने के लिए, तो उसको जो लोन है वो आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगा, जो आपको कभी ना कभी 10 साल या 20 साल बाद चुकाना है। वो भी एक तरह से आपको मैं समझने, बेसिक भाषा में समझने के लिए बता रहा हूँ कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम आपको कभी ना कभी चुकाना है वो। तो क्योंकि वो हर बार तो नहीं चुकाना है, वो एक ही बार चुकाना है आपको, तो वो बड़ा लोन जो है वो गवर्नमेंट का, वो भी कैपिटल रिसीट है। ठीक है, और भी तरह की ये कैपिटल रिसीट्स होती हैं, प्रोविडेंट फंड, पोस्टल डिपॉजिट्स, ये बेसिकली जो जो बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसको भी कुछ टाइम बाद चुकाना होता है, ये सब भी कैपिटल रिसीट्स में आती है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लोन डिसबर्सल्स बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है, आगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 1 लाख करोड़ का लोन दिया है, और क्योंकि उससे वो एक तरह से आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट सारी क्या होती है, हमारी असेट होती है। जब आपने भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आपने एफडी फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया है, वो सब भी आपका असेट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जब किसी को लोन डिसबर्स किया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, तो उससे वो इनकम जनरेट करेंगे, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उस पर वो उनको इंटरेस्ट देगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो लोन है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो उस पे इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको, समझ लीजिए 5% या 6% का, मतलब 5-6 हज़ार करोड़ रुपए जो साल का दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको, वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसीट्स आ जाएगा, क्योंकि वो हर साल मिलना है। वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बार मिलना है, वो तो टाइम टू टाइम मिलते रहना है, तो वो रेवेन्यू रिसीट्स हो जाता है। ठीक है, अब लोन रीपेमेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया हुआ था, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, और वो बहुत बड़ा एक लोन था, जैसे जैसे आपने अपने घर के लिए लोन लिया था, और जब आप उसको चुका दोगे तो आपकी एक लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आपका एक बहुत बड़ा जो सिर दर्द था कि हमने भाई बहुत बड़ा बैंक से लोन लिया हुआ था, वो अब ख़त्म हो गया है। वो कैपिटल नेचर का है, वो वंस इन अ लाइफ टाइम है। जब आपने पूरा रीपेमेंट कर दिया लोन का, तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया अपना, 1 करोड़ का, 100-2 करोड़ का, जितने का भी आपने घर के लिए लोन लिया था, वो आपने जब पे कर दिया तो आपने अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म कर दिया, तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब प्लान एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जब हाईवे बना रही है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बना रही है, कोई ऐसे जो प्रॉपर जो प्लान एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन्स उसका फ़ायदा उठाएंगी, उससे इनकम जनरेट होगी, हमारी इकोनॉमी चलेगी। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस बाय गवर्नमेंट। अब ये इसमें ना ध्यान देना थोड़ा सा, कि बेसिकली जब डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि उससे हमें कोई इनकम जनरेट तो होनी नहीं है फ्यूचर में, वो तो एक खर्चा ही है कि आपको अपने जितनी इक्विपमेंट रखी हुई है डिफेंस की, उन सब को की अपकीप करानी है, उसको बार बार हर साल सर्विस होगी, उसकी उसकी ऑयलिंग वगैरह होगी, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है, या फिर पेंशन्स जो दे रहे हैं हम डिफेंस के जो हमारे वेटरन्स हैं उनको, वो सब हमारा साल भर होता रहता है खर्चा। और इसकी सर्विस वगैरह, इक्विपमेंट की अपकीप के जो खर्चा होता है, वो तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन जब हम समझ लीजिए रफ़ाल लिया हमने, जो अपना प्लेन, या फिर हमने बहुत बड़ी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफेंस के लिए किया है, को हमने कोई मिसाइल्स वगैरह बनाई हैं, वो हमको क्योंकि फ्यूचर में पे करने वाली हैं, उससे हमारी डिफेंस को भी पे होगा, और हो सकता है कि उसको हम आगे बेचें या कुछ, तो वो
हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जनरल सर्विसेज, रेलवेज़ या पोस्टल डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन या रूरल एक्सटेंशन, इन सब में भी जब कैपिटल मतलब समझ लीजिए रेलवेज़ की आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, पोस्टल डिपार्टमेंट को आप जगह जगह फैला रहे हो, क्योंकि उससे क्या है फ्यूचर में इनकम आएगी और ज़्यादा। और वो ऐसा तो है नहीं कि आपको हर रोज़ करना है, वो एक ही बार, अगर आपने एक बार पोस्ट ऑफिस कहीं खोल दिया तो एक ही बार खोलना है। रेलवेज़ की आपने पटरियाँ बिछा दी या न्यू ट्रेन चला दी तो वो एक ही बार चलानी है उस रूट पे। तो वो सब भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और बेसिकली जब भी लाइबिलिटी कम होगी, आपको सिंपल भाषा और समझा दूं, जब भी हमारी लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी क्या होता है, हमारे बोझ जो हमारे ऊपर है लोन का, जब वो कम होगा, या फिर हमारे असेट जब ज़्यादा होंगे, असेट मतलब असेट इंक्रीज होने चाहिए और लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, तब वो जो भी एक्सपेंडिचर या उसकी रिसीट हो रही है उसके वो कैपिटल नेचर की होगी, ठीक है। और रेवेन्यू नेचर क्या होगा कि जब आपके ना तो कोई आपकी कोई असेट पे उससे फ़र्क पड़ रहा है, ना आपकी कोई उससे लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ना तो जब अगर कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर आपकी आपका कोई आई एम सॉरी, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही तो वो रेवेन्यू रिसीट है। और अगर आपका जो आपका असेट कोई क्रिएट नहीं हो रहा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो आप अपनी सैलरीज दे रहे हो लोगों को, आप अपने स्टाफ को, वो आपको देनी है, उससे कोई आप असेट तो क्रिएट कर नहीं रहे, वो तो आपको अपने अपकीप के लिए देनी ही देनी पड़ रही है। आप अगर ऑफिस चला रहे हो उसमें आप सैलरीज दे रहे हो, उससे कोई असेट तो क्रिएट नहीं हो रहा है, अपने अपने लोगों को आप सैलरी देनी ही देनी है, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फिस्कल डेफिसिट का टॉपिक था। अब ये इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपको अगर समझना हो कि कई बार क्या होता है कि परसेंट ऑफ जीडीपी के हिसाब से दिया होता है, जैसे ऊपर भी क्या दिया है कि 115% जो बजट टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का, वो हम ब्रीच कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये 115% ऑफ ये क्या होगा, ये जीडीपी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि जीडीपी के हिसाब से अगर फिगर दी हुई है तो उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल से समझ लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और टोटल इनकम जो है वो 5 लाख करोड़ की है, और मतलब एक तरह से अगर आपका जो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5 लाख करोड़ का है, और कंट्री का जो जीडीपी है, कंट्री का टोटल जो असेट या इनकम या जो भी जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पूरी कंट्री के पास है, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट दोनों का, तो वो अगर जीडीपी हमारा 2 लाख करोड़ का है तो टोटल हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना बना, 2.5% ऑफ जीडीपी। कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट 5 लाख करोड़ का था वो हमारे जीडीपी के मुकाबले सिर्फ 2.5% ऑफ जीडीपी है। आपको समझ आ गया ना ये कि अ, हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है उसका, और अगर हमारा 5 लाख करोड़ का हमारा फिस्कल डेफिसिट है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2.5% ऑफ जीडीपी है, और जीडीपी कितना है, 200 लाख करोड़, तो 2.5% ऑफ जीडीपी मतलब हुआ 5 लाख करोड़, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट होता क्यों है, बेसिकली गवर्नमेंट कई बार ऐसे खर्चे कर देती है, समझ लीजिए फार्मर के लोन माफ़ कर दिए, या फिर डोल आउट्स बांटे इलेक्शन जीतने के लिए, तो इनकम से ज़्यादा कई बार खर्चा कर देते हैं। तो वो जब खर्चा ऐसा खर्चा हो तो हमारे लिए फिस्कल डेफिसिट ख़राब होता है, ठीक है। वो हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी सही नहीं होता। लेकिन अगर आप अपना एग्जांपल लो, आपकी सैलरी 10,000 है, लेकिन आप 5,000 की ईएमआई ऐसी करा लेते हो कि आपको मतलब एक तरह से हर महीने आपको 15,000 का खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। तो आपके 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, वो आप ईएमआई और लोन आपने किस लिए लिया है, अपना घर बनाने के लिए। तो आप हर साल एक्स्ट्रा 5,000 रुपये जो आप हर मंथ जो आपके 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, जो आपका एक तरह से डेफिसिट है, वो एक तरह से क्या किस लिए आपने लिया है, वो आपने लोन किस लिए लिया है, अपना घर बनाने के लिए, ठीक है। और वो घर जो बनेगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे आपको बहुत अच्छी इनकम होगी बाद में, और वो आपकी जो जितने आप आज लोन ले रहे हो उन सबको भी पूरा कर देगा, और बाद में और भी इनकम जनरेट करके देगा आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी यही एग्जांपल है कि गवर्नमेंट अगर हाईवेज बना रही है, रोड्स बना रही है, पोर्ट्स बना रही है, एयरपोर्ट्स बना रही है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी की, तो वो अच्छे खर्चे हैं। अगर उनके पास उसके लिए पैसा नहीं है तो वो लोन लेके चाहे बना लें, लेकिन अगर वो ये सब खर्चा कर रहे हैं, जैसा कि अभी हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है,
ताकि उससे इकोनॉमी को किक स्टार्ट किया जा सके। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये हमारे लिए ठीक है, हमें अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमेशा ही बुरा नहीं होता, अगर उसको प्रोडक्टिव खर्चा किया जाए तो वो अच्छा भी होता है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि फिस्कल जो भी आपका अगर खर्चा आपकी इनकम से ज़्यादा हो गया है तो उसको आप कैसे पूरा करोगे, बोरो करोगे, लोन लोगे, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं केवाड़िया गुजरात में। तो ये बेसिकली आपके यूपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी एग्ज़ाम, स्टेट के एग्ज़ाम्स हों या फिर कोई एसएससी एग्ज़ाम हो उसमें इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूपीएससी के लिए भी एक इसमें से जो ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको शायद क्वेश्चन जिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है वो ये है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क एंड मिरर मेज। अब इसमें चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जो है वो वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा न्यूट्रिशन पार्क बनाया गया है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसमें केवाड़िया गुजरात में, जिसका मोटिव क्या है कि वो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस लेके आए बच्चों में, और इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस बताई जाएगी, ठीक है। तो ये पहला वर्ल्ड का ऐसा टेक्नोलॉजी का ड्रिवन न्यूट्रिशन पार्क है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, और ये कहाँ बन रहा है, केवाड़िया गुजरात में। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर टेक्नोलॉजी ड्रिवन न्यूट्रिशन पार्क फॉर चिल्ड्रन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ, और वो कहाँ, उसका आंसर क्या होगा, गुजरात। तो ठीक है, बाकी तो ये बेसिकली आपको, आप ऐसे ही इसमें पीडीएफ में पढ़ लेना, कुछ ऐसा समझने वाला इसमें नहीं है। तो वील मीट नेक्स्ट टाइम, और मंडे को, और ये क्लास शायद नहीं रहेगी मंडे को, और शायद ट्यूसडे को भी ये क्लास नहीं रहेगी। उस हम जो बीच के जितने भी ये 2-3 दिन का जो करंट अफेयर्स है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपके कुछ भी करंट अफेयर्स मिस होंगे, हम बस उसको कंबाइन करके अगर ट्यूसडे को पॉसिबल हो पाए तो ट्यूसडे को, नहीं तो वेंसडे तो पक्का ही क्लास होगी और वो सारे करंट अफेयर्स उसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, we'll meet next time. Until then, goodbye and take care.